बोर्ड का कुछ काम नहीं है कि बोर्ड में देखना है आपको। सर 11th के अकाउंट्स में दो चीजें पढ़ी हमने। पहले बेसिक अकाउंट पढ़ा। बेसिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो टॉपिक हर टाइप के बिजनेस में सेम रहता है। सर रेंट पेड की एंट्री हमने सीखी है, रेंट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं अकाउंटेंट प्रोप्राइटरशिप में हूँ, ये अकाउंटेंट पार्टनरशिप में हूँ, ये अकाउंटेंट एनपीओ में हूँ, ये अकाउंटेंट कंपनी में हूँ। किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में अकाउंटेंट हूँ, यही एंट्री रहेगी। इसलिए मैं इसको बेसिक अकाउंट बोल रहा हूँ। जितने स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे आपके टर्म 1 के, जर्नल, लेजर, कैश बुक, पीआरएस, रेक्टिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस, ये सारे बेसिक वाले अकाउंट थे। सबसे पहले इसके वही पढ़े गए। उसके अलावा प्रोप्राइटरशिप सिखा दिया आपको जी 100%। अब प्रोप्राइटरशिप में कुछ नहीं बचा। प्रोप्राइटरशिप आपको दोबारा पढ़नी नहीं। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स सब्जेक्ट आता है, उसमें प्रोप्राइटरशिप का जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है वो दोबारा आता है 15 मार्क्स में। लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं। एडजस्टमेंट टफ हो जाती है ग्रेजुएशन लेवल की करनी बस। तब 12th में आ गए सर, 11th वाला कुछ भी रिपीट नहीं है। जो 11th में पढ़ा वो 12th में नहीं पढ़ना। हालांकि हमारा बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ी आसानी रहेगी समझने में, बेस थोड़ा वीक है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी समझने में, इतना फर्क है। बाकी रिपीट कुछ नहीं है 11th में, तो ये पॉजिटिव चीज़ है अगर किसी की 11th वीक रह गई कोई चैप्टर रिपीट नहीं। 12th क्लास में सर हम 3 टाइप ऑफ बिजनेस के अकाउंट सीखेंगे। बेसिकली बात है सर, हम अकाउंटेंट बनने के बाद हमारी जॉब कहीं पर भी लग सकती है। एक पार्टनरशिप फर्म में लग सकती है, एक कंपनी में लग सकती है और किसी एनजीओ में लग सकती है। किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में हमारी जॉब लग सकती है। तो हमें हर टाइप के अकाउंट्स बनाने आने चाहिए। तो 12th क्लास में हमें इन 3 लोगों के अकाउंट्स बनाने सिखाए जाएंगे। या फिर अगर मैं अपना ऑफिस खोल के बैठा हूँ, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्लाइंट भी मेरे पास किसी भी कैटेगरी के आ सकते हैं, पार्टनरशिप के, कंपनी के या एनपीओ। पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप में सर एक ही ओनर होता है, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा मतलब मिनिमम 2 ओनर होते हैं। ये पार्टनरशिप बन जाती है। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। कंपनी में सर एक कंपनी एक्ट के अंदर जो अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करा ले, सिंपल सी बात देखो जी, 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप है या कंपनी है? सर डिपेंड करता है उन्होंने अपना बिजनेस कहाँ रजिस्टर्ड करवाया, सिर्फ इतना फर्क है। अगर वो 4 लोग अपना बिजनेस कंपनी एक्ट के अंदर जाकर रजिस्टर्ड करवा लें तो वो कंपनी कहलाएंगे, उन्हीं 4 लोगों का बिजनेस। अगर वो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करा ले तो पार्टनरशिप कहलाएंगे। बिजनेस वही चल रहा है, लोग भी वही काम कर रहे हैं, सब कुछ सेम, सिर्फ लीगैलिटी बदल जाती है। ये हमको सजेस्ट करना है अपने क्लाइंट को कि उन्हें कहाँ रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं, इसमें सिर्फ चैरिटेबल नहीं आते, सुनेंगे ध्यान से सर। कुछ क्लब होते हैं, क्लब मतलब डांस वाले क्लब नहीं। क्लब कौन सा क्लब? जो सेल्फ सर्विस के लिए बनता है। जैसे ये आरडब्ल्यू होती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो हर एक एरिया की होती है सर। कुछ उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए एसोसिएशन बनाई जाती है। मान लीजिए सपोज रामनगर का एक आरडब्ल्यू है फॉर एग्जांपल, और सपोज रामनगर में स्विमिंग पूल नहीं है, तो यहाँ के लोगों को नीड होती है, अभी हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो यहाँ के लोगों ने मिल करके पैसा जोड़ करके एक स्विमिंग पूल बनवाया अपनी जगह पर, और फिर इसी रामनगर के लोग वहाँ पर आते हैं और यूज़ करके जाते हैं। तो हमने एक अलग से रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका कि लोग हर महीने पैसा देंगे जो रामनगर में रहते हैं और वही यूज़ करेंगे, वो फीस देंगे। तो वो भी एनपीओ है, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए नहीं है ना। समझ आ रही है बात? सोसाइटी टैक्स होती है, उसमें हर महीने पैसे देते हैं और हमें कुछ कॉमन सर्विसेज मिलती हैं, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस मिलती है, पार्किंग मिलती है और जिम की फैसिलिटी मिलती है, बैंक लोन की फैसिलिटी मिलती है। उसके फिक्स अमाउंट दिया जाता है।
तो उसके लिए अलग से एसोसिएशन क्रिएट की जाती है जो एनपीओ के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो वो लोग अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ये तीनों अकाउंट्स सीख जाएंगे सर। इसके अलावा कोई टाइप ऑफ बिजनेस होता ही नहीं है, मतलब 12th क्लास के बाद बेसिक अकाउंट हम सारे सीख जाएंगे। एक जूनियर लेवल पर हम अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं 12th के बाद ही में इतने अकाउंट्स आ जाएंगे। ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 11 12th वाले ही चैप्टर रिपीट होते हैं, मैक्सिमम, बस थोड़ा टफ लेवल पे होते हैं क्वेश्चंस और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो समझ लो जूनियर से थोड़ा सा और अपर लेवल पर आ गए अकाउंटेंट, ऐसे बन जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ये तो नॉलेज वाली बात है, मार्क्स वाली बात पर आते हैं। चैप्टर नंबर 1 10 मार्क्स, इतनी वेटेज किसी चैप्टर के लिए, जितनी इस चैप्टर की। चैप्टर 2 से लेके 8 तक 30 मार्क्स, 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं सर पार्टनरशिप के लिए। चैप्टर नंबर 2 से लेके 8 तक टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं पार्टनरशिप के लिए, 30 मार्क्स देंगे। चैप्टर 9 10 11, उसके अलावा बुक नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 to 5, टोटल 8 चैप्टर्स 40 मार्क्स। 3 बुक्स हैं टीएसए वाला वगैरह बुक आपने लिए हो तो 3 बुक्स हैं अकाउंट की। बुक 1 अलग है जिसमें पार्टनरशिप और एनपीओ ये दो कंबाइंड ऐसे रखे हैं। उसके अलावा 2 बुक्स और हैं, वो दोनों बुक कंपनी की है। एक बुक में चैप्टर 9 10 11 है और दूसरी बुक में चैप्टर 1 से लेकर 5 है। टोटल 8 चैप्टर्स हुए। ये दोनों बुक कंपनी के लिए 40 नंबर की है, दोनों बुक मिलाकर। ये एग्जाम की वेटेज है हमारी, आप कुछ नोटिंग करना चाहे कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे जो 30 मार्क्स का। जो बुक आपको मिली है ये सेल्फ सफिशिएंट है और कोई बुक लेने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप कोई ना कोई बुक जरूर परचेज करें। अलग से परचेज मत करो, जो आपके स्कूल में लगवाई हो, डीके को है, टीएस ग्रेवाल या कोई और राइटर की बुक लगवाई हो वही बुक आप खरीदें। स्पेशल अलग से कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। बुक में हर एक टॉपिक के बाद मैंने होमवर्क लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं जो आपको नोट्स मिले हैं। उसमें हर एक टॉपिक के बाद मैंने होमवर्क लिखा हुआ है, वो इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज दोनों का। टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो आपको होमवर्क करना है बुक में से, इलस्ट्रेशन भी एक्सरसाइज। जब भी घर पे पढ़ने बैठे क्या काम करना है, पहला जो क्लास है वो रिवाइज करनी है, दूसरा जो इलस्ट्रेशन है पहले वो होमवर्क वाले करने हैं क्योंकि वो सॉल्व होते हैं, अगर हमें दिक्कत हो तो पता लग जाएगी। तीसरा अनसॉल्व वाले क्वेश्चन। कभी भी आपकी क्लास कैंसिल हो, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिकॉर्डिंग जरूर देख करके आएं। एक दो दिन में आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा ऐप पर, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके पीछे प्ले स्टोर पे कौन किस नाम से आपको टाइप करना है ऐप का नाम वो लिखा हुआ है आपके नोट्स के पीछे, डाउनलोड करके रखें, कोई 2 दिन में बैच में ऐड कर दिया जाएगा। कभी भी क्लास मिस हो, या तो कोशिश करो क्लास मिस ना हो, फिर भी कभी क्लास मिस हो तो रिकॉर्डिंग देख करके आना है क्लास, क्योंकि आप क्लास मिस होने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में पहुंचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए थ्योरी सब्जेक्ट होता है ना, जैसे इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, उसमें जैसे पढ़ाता हूँ मैं, बच्चा अगर क्लास में मिस भी कर जाए तो नेक्स्ट क्लास में उसको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें मुझे थ्योरी पढ़ानी है तो हर क्लास में अलग ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, इसमें एक ही टॉपिक कुछ क्लासेस तक चलता है। अगर आपने बीच में कोई एक क्लास मिस कर दी तो पूरी चेन टूट जाती है, तो नेक्स्ट क्लास में भी समझ में नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। क्लास मिस नहीं करनी, मिस गलती सब हो जाए अब नेक्स्ट क्लास से पहले जरूर क्लास को देखें। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सर इंडिया में ये एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें जो भी लॉ लिखे हुए हैं, जो भी रूल लिखे हुए हैं, हम अकाउंटेंट वो रूल पढ़ने के बाद उसी अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाते हैं। इसी लॉ में लिखा हुआ है पार्टनर में प्रॉफिट कैसे बटेगा, इसी लॉ में लिखा हुआ है कि अगर 4 पार्टनर हैं, 5वां पार्टनर आ जाए तो अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करेंगे। इसी लॉ में लिखा हुआ है कि अगर 6 पार्टनर्स हैं और कोई पार्टनर 6 पार्टनर्स हैं, कोई पार्टनर फर्म छोड़ करके चला जाए तो अकाउंट्स कैसे बनेंगे। ये सारी बातें इस लॉ के अंदर लिखी हुई है,
तो इस लॉ में जो लिखा है अकाउंटेंट वैसे बनाते हैं अकाउंट। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, थोड़ा थोड़ा लॉ का भी पोर्शन, मतलब हमारी कंप्लीट न्यूमेरिकल क्लास नहीं होने वाली, थोड़ी थोड़ी थ्योरी क्लास भी होने वाली, क्योंकि अकाउंटेंट को ये पता होना चाहिए कि लॉ में क्या लिखा हुआ है, उसी अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाने। एक आसानी सी ट्रिक सर, कोई भी एक्ट हो उसमें जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो स्कोप का होता है। स्कोप मतलब ये कहां तक एप्लीकेबल है ये वाला एक्ट, और जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो हमेशा डेफिनेशन का होता है। कोई भी एक्ट हो उसके अंदर जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो डेफिनेशन का होता है। एग्जाम में कभी आ जाए डिफाइंड पार्टनरशिप, तो आप आंसर कैसे लिखो? एज पर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके बाद फिर डेफिनेशन लिखो, बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा। सेक्शन नंबर 2 कोई दिक्कत नहीं है सर याद करने की, सेक्शन 2 याद करना। अब उसके माइंड में आ रहा होगा सर एक ही सेक्शन में सारी डेफिनेशन कैसे हो सकती है? डेफिनेशन तो बहुत सारी होती होंगी, पार्टनरशिप की अलग डेफिनेशन और बहुत सारी टर्म्स होंगी पार्टनरशिप के अंदर, इंसॉल्वेंट अलग टर्म होती है, उन सब की अलग डेफिनेशन, तो एक सेक्शन के अंदर कैसे हो सकती है? तो सेक्शन के बाद सब सेक्शन होगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। सब सेक्शन इस तरीके से ब्रैकेट में दिखाया जाता है। अगर एक्ट बनने के बाद कोई नया सेक्शन ऐड करना होता तो कैपिटल लेटर से उसे लिखा सेक्शन 2A, कैपिटल लेटर से अल्फाबेट जोड़ा जाता है उनके लिए जो एक्ट बनने के बाद में ऐड हुए हों। ठीक है जी, इतना डीप हमें नहीं जाना, सी की क्लास नहीं चल रही, 12th की क्लास चल रही, तो सेक्शन 2 हमने याद कर लिया जी। कोई भी कंपनी की डेफिनेशन पूछ ले तो सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट, समझ में आ रही है बात? ध्यान रहेगा। पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे चर्चा करने वाले हैं सब, इसने भी डेफिनेशन बनाई है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बनाई है। पार्टनरशिप के सारे फीचर्स इस एक लो की डेफिनेशन के अंदर कवर है। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है कि 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के अंदर, बट आप देखें आपने कितना डीप पढ़ा था और एक्चुअल में कितना डीप है। ये चीज आपको पता थी कि नहीं पता थी जब आपने 11th में पढ़ी थी? डिफरेंस देखने की कोशिश करें। रूटीन कुछ भी नहीं करनी है आपको, सिर्फ बोर्ड पर देखना है, माइंड इधर रखना है। पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन लिखी है मैंने पार्टनरशिप की, जैसे आप सबने पढ़ी हुई 11th क्लास में, इस पे चर्चा करते हैं डिटेल में। सर पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, टू और मोर, क्योंकि अगर सर 2 से कम हुए तो वो तो प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी, वो थोड़ी ना पार्टनरशिप रहेगी। तो मतलब मिनिमम 2 लोग होंगे, डेफिनेटली वही पार्टनरशिप। हमारे पास क्लाइंट आता है अकेला, कहता है जी मुझे पार्टनरशिप करनी है अकेले, रजिस्टर्ड कर दो। हमने बोला सर नहीं हो सकती, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, 2 और मोर का मतलब कितना बड़ा हुआ जी आप सबने 50। 2017 बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, सुना ध्यान से। मैक्सिमम पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में कितने होते हैं, ये बात कहां लिखी है? 2017 बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन आया। ऑप्शन नंबर ए पार्टनरशिप है, ऑप्शन नंबर बी कंपनी है। आंसर इज कंपनी है।
ऐसे कैसे पॉसिबल? पार्टनरशिप में कितने पार्टनर होंगे, ये बात पार्टनरशिप में तो लिखी होगी। कंपनी एक्ट कैसे आंसर है इसका? समझते हैं जिसको सर, पार्टनरशिप एक्ट का जो ईयर है वो है 1932 और कंपनी एक्ट का जो ईयर है वो है 2013। आप आइडिया लगा सकते हैं सर पार्टनरशिप एक्ट कितना पुराना, अब तक अपडेट ही नहीं करा सर। इस एक्ट के अंदर जब आप लॉ सब्जेक्ट पढ़ेंगे ग्रेजुएशन के अंदर, काफी सारी पेनल्टी लिखी हुई है इसमें 100 रुपए, क्योंकि उस टाइम 100 रुपए बहुत अच्छा अमाउंट था 1932, वो आज भी 100 रुपए लिखा हुआ, अपडेट ही नहीं करा हुआ है। कंपनी एक्ट 2013 लेटेस्ट। वजह सर, कंपनी जनरली बड़े लेवल पर होती है, लाखों करोड़ों का इनकम होती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की इनकम टैक्स की इनकम साल की लगभग 10 लाख करोड़ रुपए, उसमें से इकलौती 5% रिलायंस से आती है। मतलब पूरी कंट्री की इंडिविजुअल भी, सैलरी एम्प्लॉयड भी, बिजनेसमैन भी सभी टैक्स दे रहे हैं, इकलौता 5% इकलौती एक कंपनी से आ रहा है। तो सर अपडेट बहुत रैपिडली होनी चाहिए। कोई लॉ में लग रहा है कि पुराना हो गया है, अब इंडस्ट्री के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हमें अपडेट करना चाहिए, तो अपडेट तुरंत होना चाहिए। इसलिए कंपनी एक्ट में जल्दी जल्दी अपडेट आता है। पार्टनरशिप जनरली स्मॉल लेवल पर होती है, 4 लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है, तो वो खुद क्या कर रहे हैं, खुद क्या टैक्स देंगे, तो गवर्नमेंट उसको अपडेट करने में इतना मेहनत क्यों करे, जल्दी अपडेट क्यों करे, उसमें अपडेट जल्दी नहीं आते, इसलिए एक्ट पुराना है। तो पार्टनरशिप एक्ट ने ही अपनी ये पावर डेलीगेट करी। पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज 12th क्लास में, डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन मींस अपनी पावर हायर अथॉरिटी वाला अपने जूनियर को दे देता है। मूवीज में एक बार देखा होगा आपने कि जो बॉस है वो कहीं फॉरेन जा रहा है, उसके पीछे बिजनेस कौन संभालेगा, तो अपने मैनेजर को पावर ऑफ अटॉर्नी देके जाता कि मेरे ब्याह पर तू साइन कर सकता है। दिस इज डेलीगेशन, पावर देना किसी को। पार्टनरशिप एक्ट वालों ने कहा कंपनी एक्ट वालों को कि आप डिसाइड कर लो मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, हमारे यहाँ तो अपडेट जल्दी नहीं आता, आप काम फास्ट करते हो, आप करो। खुद पार्टनरशिप एक्ट ने ये पावर कंपनी एक्ट को डेलीगेट करी थी। कंपनी एक्ट ने भी फर्दर ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दी। मतलब पार्टनरशिप वाले ने कंपनी एक्ट वाले को बोला, कंपनी एक्ट वाले ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला डिसाइड करने के लिए कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए। जब कंपनी एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला तो ये भी बोला कि 100 से ऊपर मत रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखे 50, तो एट प्रेजेंट 50 हैं, कल को अपडेट होके 60 हो सकता है, हमें 60 याद करना है, कल अपडेट होके 100 हो सकता है, हमें 100 याद करना है। अगर 100 से ज्यादा करना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्हें पहले कंपनी एक्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने 100 के लिमिट दे रखी। ये घटा भी सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, मिनिमम बोलते हैं, मैक्सिमम कितने अप टू 100। ठीक है, तो एट प्रेजेंट हमें क्या याद करा, सर पार्टनर मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। मतलब हमारे पास क्लाइंट आए, कहते हैं सर हम कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हम 60 लोग हैं और पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो हमें उनको बोलना है कि सर इंडिया में अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 50 अलाउड है। वो आप 60 लोग के 10 को मना करना। ठीक है, बिटवीन पर्संस, पर्सन वर्ड से पर्सन बड़ा आसान सा वर्ड है, बड़ा इजी सा वर्ड है। पर्सन का मतलब मेल फीमेल, कोई पर्सन है, लेकिन नहीं, लॉ के अंदर हर एक वर्ड डिफाइन है। देखो लॉ में ये तो होता है, जैसे मूवीज में देखा होगा आपने केसेस वगैरह में, कि सर एक एक वर्ड को पकड़ करके हम बच सकते हैं। जैसे मर्डर के लिए लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन ने मर्डर करा है तो उसको जेल हो जाएगी या फांसी हो जाएगी। पर्सन की डेफिनेशन में जो जो लोग कवर हैं, उसमें जो पर्सन पागल है सपोज, वो कवर नहीं है। तो मूवीज में क्या देखते हैं जी हम, वकील क्या करता है, उसको अपने क्लाइंट को पागल प्रूफ कर देता है। लॉ में लिखा हुआ है जो मतलब सेंसिबल पर्सन है, जो पागल नहीं है, उसने मर्डर करा तो उसको सजा होगी, और वो पागल है, उसको सजा नहीं होगी, उसको पागल माने भेजा जाता है, उसको जेल नहीं होती। तो ये प्रूफ होता है कि वर्ड ही हम पकड़ करके ढूंढ करके उससे बच सकते हैं, कि वर्ड की बहुत रेलेवेंस होती है। लॉ में लिख दिया मान लीजिए ही विल बी पनिश्ड, तो सारी गर्ल्स बच जाएंगी। तो सर ही लिखा है, शी कहां लिखा है? लॉ में हर जगह ही लिखा हुआ है, लेकिन लॉ के एंड में लिखा हुआ है ही मींस शी आल्सो।
ये एक्चुअल में लिखी है लॉ में बात, उनको कवर अप करने के लिए, वरना बार बार ही ऑब्लिक शी बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, पर्सन से कौन है? पर्सन एक आम पर्सन नहीं है, लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि 3 लोग ही पर्सन हैं, उसके अलावा कोई पर्सन नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, थ्योरी क्लास नहीं है, हम एक्चुअल में इसको यूज करना है। हमारे पास क्लाइंट आने हैं, उनको पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करवाना है अपना। हम अकाउंटेंट नहीं है, हम कंप्लीट ओवरऑल ऑलराउंडर हैं। हम उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा के देंगे, उसके पेपर वर्क भी रेडी रखेंगे, उसका टैक्स भी भरेंगे, उसका ऑडिट भी करवाएंगे, उसके अकाउंट्स भी बनाएंगे, उसकी जीएसटी रिटर्न भी करेंगे। सारा काम हमें करना है, तो हमें हर चीज का आइडिया होना चाहिए। इज अकाउंटेंट इज एन ऑलराउंडर। तो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया हुआ है वो, तो हमें सारी चीजें मालूम होनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन उसका हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, किस चीज के लिए हमें उसको मना करना है। तो पर्सन लॉ में लिखा हुआ है कि सिर्फ 3 लोगों को पर्सन बोला हुआ है। पूरी इंडिया के अंदर जितने भी एग्रीमेंट बनते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उसमें क्या रूल होगा, किसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, ये सारी बातें इस वाले लॉ के अंदर लिखी होंगी। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। सिर्फ इस लॉ में लिखा हुआ है कि पर्सन किसे कहते हैं। इस वाले लॉ में लिखा हुआ है कि पर्सन किसे कहते हैं। ये लॉ कहता है सिर्फ ये 3 लोग पर्सन है, उसके अलावा कोई पर्सन नहीं। मतलब अगर सर पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है कोई, तो इन तीनों में से कोई एक ही होना चाहिए। अगर इन तीनों में से नहीं है वो, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसको मना कर देंगे कि आप पार्टनर नहीं बन सकते इंडिया में। अदर कंट्री का लॉ हमें नहीं पता, इंडिया का लॉ पड़ता है। नॉट अ माइनर मतलब 18 साल का हो चुका हो। बहुत बार पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि सर मेरा बेटा है, वो पढ़ाई नहीं करता, स्कूल छुड़वा दिया, मैं उसको साथ में ला रहा हूँ काम में और पार्टनर बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर वो 18 का नहीं हुआ है, 18 साल का नहीं हुआ है, तो पार्टनर में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, पार्टनर नहीं बन सकता लीगली। दुकान पे जाके बैठे कुछ भी करे, मतलब अनऑफिशियल तो कुछ भी कर सकता है, रजिस्टर नहीं हो सकता एज अ पार्टनर। मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए। तो जी हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं, उन सब की हमें एज चेक करनी है रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले। ठीक है जी। लॉ ये मानता है कि छोटा बच्चा है तो उसको समझ नहीं है सही बोलेगी, उसको अगर हम पार्टनर बना ले, उसके साथ हम उसको बेवकूफ बना दिया, उसके पैसे हड़प लिए, ये लोग कर सकते हैं। फिर कोर्ट में केस आते रहेंगे बार बार। देखो कोर्ट क्या चाहता है, कोर्ट ऐसे लॉ बनाता है। देखो कोर्ट का काम क्या होता है, लॉ मेकर का काम क्या होता है कि ऐसा ना पहले से छाप के दे दो बाहर। कोई फॉर एग्जांपल मैं बाहर सर ना लिखूंगी भाई मास्क लगाना जरूरी, ये बाहर नहीं लिखे। कोई भी आज तो बोलूँ कि मास्क लगाना है, फिर कोई कि मास्क लगाना, बार बार बोलना पड़ेगा तो भारी लगा दिया। इसी तरीके से लॉ मेकर लॉ बना देते हैं, लॉ में लिखा हुआ है ये, तो बार बार केसेस ना हो। अगर हम लॉ में नहीं लिखी माइनर वाली बात, तो लॉ के पास क्या होता है, बार बार केस आ रहे थे। 15 साल का बच्चा है, उसके साथ में एग्रीमेंट बनाया, उसने बेवकूफ बना दिया या हमने उसको बेवकूफ बना दिया, ऐसा हो रहा है। बार बार केसेस आ रहे हैं, तो उन्होंने बना दिया भाई 18 साल से कम का बच्चा है, कोई एग्रीमेंट ही मत करो उसके साथ। जब मैंने सीए में एडमिशन लिया था, मेरी एज 16 साल थी, तो मेरे फॉर्म पर मैंने साइन नहीं किए थे, डैडी ने साइन किए थे। एग्रीमेंट नहीं कर सकता, गार्जियन के साइन होते हैं। तो 18 का जब तक नहीं होते हम, 18 साल जब तक नहीं होते, तब तक कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लीगली कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? साउंड माइंड, साउंड ये आवाज वाला साउंड नहीं, मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है। साउंड का मतलब ये माइंड सही काम कर रहा है। पहला एग्जांपल पागल तो नहीं, ये भी नेचुरल देखा गया है। ये फैमिली के अंदर कोई स्पेशली चैलेंज पर्सन होता है और उसको भाई कुछ कर नहीं पाता काम, तो उसको हम बना लेते हैं लीगल पार्टनर बन जाएगा तो पेपर्स में, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स कर बन जाएगा, इसकी फैमिली चलती रहेगी। गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह में आपने देखा होगा, एक स्टाफ आपको मिलेगा जो कि हैंडीकैप होता है। गवर्नमेंट की वैकेंसी में ये रूल होता है, स्पेशल कोटा होता है हैंडीकैप पर्सन्स के लिए। तो हैंडीकैप पर्सन को ही मिलती है, वो कुछ खास काम कर नहीं पाता, बट लेकिन उसकी जॉब नॉर्मल होती है, उसकी सैलरी नॉर्मल होती है। पार्टनरशिप एक्ट में मना कर रखा है सर, ये माइंड साउंड होना चाहिए, मतलब वो पागल ना हो। दूसरा ड्रिंक ना कर रखी हो एग्रीमेंट के टाइम, ड्रिंक ना कर रखी।
देखो अगेन फिर बोल रहा हूँ कि कॉमन चीजें सिर्फ पार्टनरशिप के लिए नहीं है, ये सारे एग्रीमेंट के लिए। सर मैं अपने फ्रेंड को क्लब में ले जाऊँ, ड्रिंक वगैरह कराऊँ और उससे चेक पे साइन करवा लूँ, सारे पेमेंट ले जाऊंगा फिर तो मैं। तो कोर्ट में जब अगर मैं ऐसा करता हूँ, एक्स पे साइन करवा लेता हूँ मैं, तो फिर वो मुझ पे कोर्ट पे केस करेगा। केस करेगा तो मैं ये बोलूंगा देखो जी इसी के साइन है खुद के, मैंने क्या गलत करा? तो ये कोर्ट में प्रूव करेगा कि जिस टाइम मैंने साइन करे सर मैं साउंड माइंड का नहीं था, मैंने ड्रिंक कर रखी थी, मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था उस टाइम। अब ये प्रूव करने का बर्डन उसी पर है कि ड्रिंक कर रखी थी कि नहीं, वो प्रूव करे, चाहे क्लब के सीसीटीवी कैमरा से, चाहे कोई विटनेस हो उसका फ्रेंड या मैनेजर, उसकी हेडेक है, प्रूव कैसे करेगा? ठीक है, तो माइंड साउंड होना चाहिए एग्रीमेंट के टाइम, ये चीज भी चेक करनी है हमें। क्लियर होगी बात? नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर इस वाली कैटेगरी में ना बड़ी लंबी सी लिस्ट दे रखी है लॉ ने, ये सारे लोग जो तो लिस्ट में लिखे हुए हैं ये लोग एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनकी क्वालिफिकेशन एज अ पर्सन बनने की डिलीट कर दी। वो लिस्ट हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर। सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि है क्या इसके अंदर, दो एग्जांपल शेयर करता हूँ। कह दी कोई फ्रेंड कहता है सर मेरा फ्रेंड है उसको पार्टनर बनाना है, फिलहाल उसको 2 महीने की जेल हो रखी है, बट उसको पार्टनर बनाना चाह रहा है, तो आपको बोलना सर जिस दिन जेल से छूटेगा उस दिन पार्टनर बन सकता है, अभी नहीं हो सकता। तो इंडिया में ये रूल है, अगर कोई जेल के अंदर है तो लीगली कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता किसी के एक्ट के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर इंडिया में। दूसरा एग्जांपल इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंसी बड़ा आसान सा काम है, वो तो ऐसे करते हैं इस बैंक से लोन ले लिया, उस बैंक से लोन लिया, उस बैंक से लोन ले लिया, फिर ईएमआई नहीं दे पा जा रही तो एक एप्लीकेशन फाइल कर दी इंसॉल्वेंसी की, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं मेरे को, उनको बोलो परेशान ना करें। तो बैंक वाला आएंगे, मेरे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो जब्त कर लेंगे। सपोज प्रॉपर्टी है कि कोई जनरली जो आज की जनरेशन है भाई प्रॉपर्टी जो है वो डैडी की होती है और हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमारे नाम पर कुछ होता ही नहीं है कि नहीं। तो इंसॉल्वेंसी में हमारे से जब्त करेंगे क्या, बैंक वाले भी जब्त नहीं करेंगे, हमारे नाम पर कुछ है ही, और सब बैंक वालों को कोर्ट बोल देगा इससे पैसे नहीं लेना, इंसॉल्वेंट हो। वैसे तो बड़े मजे करेंगे फिर तो लोग इंसॉल्वेंट हो जाएंगे लोन लेकर के, तो उनसे ये अधिकार छीन लिया भाई अगर तू इंसॉल्वेंट हो गया ना एक बार तो तुम पूरी लाइफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते किसी के साथ, जब तक वो अपना पिछला लोन चुकाना, पिछला लोन चुका दोगे तो तुम इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाओगे। हमने पढ़ा 11th क्लास में बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड तभी होता है जब पहले बैड डेट हो गया, मतलब पहले पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो सॉल्वेंट बनना चाहता है तो वो पैसा वापसी कर देता हमारा, तो वो सॉल्वेंट बन जाएगा, उसका फायदा ये, और हमारे बैड डेट रिकवर हो गए हमारा फायदा ये। ठीक है जी। तो जब भी आपके पास लोग आए अपनी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करना है, आपको उन सभी लोगों के अंदर ये 3 चीजें चेक करनी है कि वो पर्सन है कि नहीं, पर्सन है तभी एग्रीमेंट होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर होगी बात? Who have agreed? Agreed का मतलब सर एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट वर्ड सुनते ही माइंड में क्या क्लिक करता है सर, एक स्टैम्प पेपर होगा, उसमें कुछ लिखा हुआ होगा, साइन मैन होंगे पार्टनर्स के, बिल्कुल यही मीनिंग है जो आपके माइंड में क्लिक कर रहा है, बिल्कुल सही मीनिंग क्लिक कर रहा है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में भी स्टार्टअप का बड़ा क्रेज चलता है, स्टार्टअप शार्क टैंक इंडिया चल रहा है, स्टार्टअप के लिए बड़ा फेमस चल रहा है। तो स्टार्टअप सर इतना ज़्यादा फेमस कैसे हुआ? स्टार्टअप इसलिए फेमस हुआ कि गवर्नमेंट को सर हर चीज़ ना अप एंड डाउन कैसे होती है, सारी गवर्नमेंट के हाथ में है। प्रॉपर्टी रेट घटाने हैं बढ़ाने हैं गवर्नमेंट पॉलिसी पर, इंटरेस्ट रेट घटाना है बढ़ाना है गवर्नमेंट के हाथ में, स्टार्टअप बढ़ाना है घटाना है गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट बोलते है सब कुछ रजिस्ट्रेशन कराओ, हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराओ, हर चीज़ का एग्रीमेंट कराओ, तभी बिजनेस स्टार्ट होगा, अपने आप स्टार्टअप कम हो जाएगी। सर स्टार्ट करने के लिए फंड्स की तो पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती है, अब हम 20-25 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन में खर्च कर दूंगा, कैसे काम कर पाऊंगा? सीए की इंटर्नशिप में मैंने 35,000 रुपीज़ जोड़े थे, सेव करे थे, उससे मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था।
35,000 रुपये से। पहले महीने 15,000 रुपये फीस आई, उससे मैंने बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह प्रिंट कराया, फिर और फीस आई, लैपटॉप लिया, बाहर से प्रिंट करवाता था, फिर और फीस आई, प्रिंटर लिया। मतलब हर एक स्टार्टअप ऐसे ही स्टार्ट होता है कि जितना पैसा, थोड़ा बहुत पैसा है वो लगा दो, फिर जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे, ड्राइंग्स कम करो और मैक्स पैसा री इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर गवर्नमेंट मुझे ये बोल देती कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है पहले इंस्टीट्यूट को, 30-40,000 50,000 खर्चा उसमें है, तो फिर शायद मैं इंस्टीट्यूट खोलता ही नहीं, मेरे पास टोटल 35,000 रुपये। ठीक है, तो स्टार्टअप इसीलिए हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि जो एग्रीमेंट है ना, ये मर्जी पर है, ऑप्शनल, कराओ या मत कराओ, तब भी आप लीगल बिजनेस माने जाओ। तो अब आराम से लोगों की बाढ़ आने लगी कि भाई खर्चा तो है नहीं रजिस्ट्रेशन का, स्टार्ट करके देख लो काम चल गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। एग्रीमेंट में सर क्या सीखा हमने? इट कैन बी ओरल एंड इट कैन बी रिटन। मर्जी है, ऑप्शनल है, जो मर्जी क्लाइंट करे। हमारे पास क्लाइंट आएगा, हम उससे बोलेंगे भाई रिटर्न कर, ये तो फीस कैसे अर्न करेंगे हम? प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तो अगर हम अपने क्लाइंट को बोले थे ओरली कराओ, एग्रीमेंट कर दो, एग्रीमेंट कराने में, तो हम क्या कमाएंगे? तो हम तो क्लाइंट को ये बोलते हैं एग्रीमेंट कराओ जरूरी। दूसरा, लिखित में रहेगा तो चांसेस झगड़े के कम रहते हैं, रिटर्न में रहेगा तो चांसेस झगड़े के कम रहते हैं, तो उनका बेनिफिट ये भी होगा। तो अपना कोई खास बंदा आया हुआ है और वो पूछ रहा है कि कैसे करूं, तो उसे क्या सजेस्ट करें? उसे बोले कि एक काम करो, आप रजिस्ट्रेशन मत कराओ, अभी काम स्टार्ट कर दो, 6 महीने हो जाए, काम चल जाए तब करा दो रजिस्ट्रेशन, ना काम चले तो मत कराना, बंद कर देना, पैसे बच जाएंगे आप। हम सजेस्ट क्या करते हैं अपने खास क्लाइंट को, रजिस्ट्रेशन मत कराओ, एग्रीमेंट मत कराओ, काम स्टार्ट कर दो। क्यों पैसा खर्च कर रहे हो एग्रीमेंट वगैरह पे? काम स्टार्ट करके तो देखो काम चलेगा नहीं चलेगा, उससे 6 महीने बाद बंदी कर दो तुम काम, गवर्नमेंट थोड़ा रिफंड कर देगी किसी एग्रीमेंट की। स्टार्ट कर दिया आपने काम, 6 महीने साल बाद हो गया, आपका काम अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा है आप लॉन्ग रन में काम करोगे, तब करवाओ एग्रीमेंट रिटर्न। ठीक है, ये खास बंदे को सजेस्ट करना है। क्लियर हो गई ये बात? अगर हमने रिटर्न करवा लिया तो टेक्निकली हम इसको पार्टनरशिप डीड बुलाते हैं। टेक्निकली हम इसको पार्टनरशिप डीड बुलाते हैं अगर रजिस्ट्रेशन और रिटर्न में करवाया है तो। नेक्स्ट लाइन लिखिए, टू शेयर द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक चीज की रेलेवेंस है सर, एक चीज की रेलेवेंस है। पार्टनर आते हैं सर हमारे पास, कहते हैं सर हम 3 लोग हैं और हमें पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना है, हमें पार्टनरशिप खोलनी है और हम प्रॉफिट ऐसे बांटेंगे कि 20,000 इसके, 30,000 मेरे और बाकी बचा इसका। हम इस तरीके से प्रॉफिट बांटेंगे सर और हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो। आप कहेंगे सर अलाउड नहीं, हम बोलेंगे अलाउड नहीं है, क्योंकि आपने अमाउंट फिक्स कर लिया, ये तो सैलरी हो गई। फिर अगर आप ये कह रहे हो 20,000 इसके, 20,000 इसके, बाकी बचे तुम्हारे, तो सैलरी पर हो गई। फिर 20,000 अमाउंट फिक्स नहीं कर, तो पार्टनर क्या बात करे? प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज ये फिक्स होनी चाहिए। मतलब ऐसे रख लो कि प्रॉफिट जितना भी होगा उसका 30% इसका, 30% इसका, 40% इसका, ऐसा रख लो। ये तीनों का इक्वल होगा, ऐसे रख लो। 10%, 10%, 80%, ऐसा जैसे मर्जी रख लो, लेकिन एक परसेंटेज, एक रेशियो होनी चाहिए, फिक्स अमाउंट नहीं। फिक्स अमाउंट तो एम्प्लॉय का होता है। ठीक है, आपको ये बात क्लाइंट को नहीं पता होगी, हमें बतानी है उसको। ठीक है, ध्यान रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो होनी चाहिए। सर प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो लॉस शेयरिंग की रेशियो नहीं होती क्या? लॉसेस आर नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट्स। लॉसेस के लिए कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ। देखो हर, जैसे कहते हैं अशुभ नहीं बोलना चाहिए, तो जो भी लॉ में लिखा है हर चीज के लिए वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखती है, लॉस शेयरिंग रेशियो कहीं नहीं लिखा हुआ लॉ में। क्योंकि इंसान जब सोचता काम स्टार्ट करूंगा तो प्रॉफिट ही बांटूंगा, लॉस क्यों बांटूंगा? और लॉ के लॉस के स्पेशली की जरूरत ही नहीं है, कोई जिस हिसाब से प्रॉफिट बांट उस हिसाब से लॉस बांटेंगे। मान लीजिए मैंने सूत्र रखा था 30% प्रॉफिट इसका, 30% प्रॉफिट इसका, 40% प्रॉफिट इसका। मान लीजिए लॉस हो जाए तो लॉस भी ऐसे ही बटेगा, तो वो भी कैसे? ठीक है, तो लॉ में लिखा है कि लॉसेस आर नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट्स। तो जो रूल प्रॉफिट के लिए है वही रूल लॉस के लिए। इतना आप लोग नोटिंग करेंगे। नोटिंग कहाँ करनी है आपको?
नोट्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 17, नोट्स निकाल लीजिए पेज नंबर 17। इसके बाद नोट्स कहाँ होगी, पड़ोसी को ढूंढो जिसके पास नोट्स हैं, उसमें से देखें। अच्छा आप बोरो कर लीजिए, टेंशन आप क्लास में बैठे पीछे से ले लीजिए। पेज नंबर 17 देखिए, चैप्टर नंबर 2 लिखा होगा इस पे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। उसके बाद लिखिए डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का आगे स्पेस छोड़ा हुआ है मैंने, यहीं पर आपको नोटिंग करनी, जो नोटिंग मैंने कर रखी है। पर्सन को अंडरलाइन करके क्या लिखा हुआ है, पर्सन को अंडरलाइन करके क्या लिखा हुआ है, एग्रीड को अंडरलाइन करके क्या लिखा हुआ है, सभी आपको यहां पे नोट करना है इस जगह पर। ठीक है जी, चलो कर लीजिए नोट। अभी मैंने आपको यहां तक पढ़ाया और फिर शेयर इसके आगे पढ़ाऊंगा बात। बोलते भर मत देना, जगह छोड़ देना इसके लिए। नोटिंग चालू रखें। टू 7 इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। कुछ बच्चे सेल्फ कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो आज की क्लास अटेंड कर लें, ये सेशन है उनके लिए, उनको थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी कि सेल्फ स्टडी किस तरीके से करनी है। आज पहली क्लास दूंगा मैं इकोनॉमिक्स की, कोई बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, थ्योरी सब्जेक्ट है, कोचिंग की ज़्यादा जरूरत है भी नहीं। आपको पहली क्लास में थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगी कि क्लासेस आपको सेल्फ स्टडी करने की इस तरीके से, तो आप आज की क्लास जरूर ले लें। 6 to 7 इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो भी, अगर कहीं और क्लास है आपकी 6 to 7 तो आप जा सकते हैं शायद, अभी क्लास ओवर नहीं हुई कंप्लीट करना। रिया जैन गुप्ते से क्लास आपकी हो ठीक है, तो बची क्लास को रिकॉर्डिंग में देख लेना। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नोट कर लिया सबने, पढ़ सकते हैं आगे। उसके बाद लिखा है जी ऑफ बिजनेस, नॉर्मल सा वर्ड है जी बिजनेस। इसमें भी हमें तीन चीजें चेक करनी है। बिजनेस, बिजनेस वर्ड इस बिजनेस से बना। पहले लाइन आपने बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ी होगी 11th क्लास में। बिजनेस मींस बिजनेस, किसी काम में एंगेज रहना, बिजी रहना, उसे बिजनेस कहते हैं। तो जो भी क्लाइंट हमारे पास आए वो कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें वो बिजी रहे, काम ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि दो क्लाइंट आते हैं सर कि हमने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, बराबर बराबर पैसे लगा रखे हैं, उस पर रेंट मिलता है और बराबर बराबर बांट लेते हैं, तो हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए पार्टनरशिप। हम बोलेंगे सर ये बिजनेस है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। ये तो प्रॉपर्टी का ही काम कर रहे हो आप, बाबर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बाबर प्रॉपर्टी बेच रहे हो, रेंट पर दे रहे हो, तो आपको बिजनेस में एंगेज हो तो बिजनेस है, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रियल एस्टेट में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। लेकिन आप एक ही प्रॉपर्टी खरीद के बैठे, उसी का रेंट मिल रहा है, आपको कुछ नहीं कर रहे, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। बिजनेस होना जरूरी है। लीगल, सर लीगैलिटी चेक करनी है। लीगैलिटी मतलब हमारा क्लाइंट जो बिजनेस करना चाह रहा है और जिस एरिया में करना चाह रहा है, उस सिटी के अंदर वो बिजनेस लीगली अलाउड है कि नहीं है। हमारे माइंड में सर जो क्रिमिनल वाली चीजें होती हैं सिर्फ वही इलीगल होती हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि रामनगर ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर अगर आप फैक्ट्री खोलते हैं तो ये इलीगल है। पोल्यूशन बढ़ जाता है, पॉलिथीन बैन हो जाती है, वो बिजनेस इलीगल हो जाता है। कभी कभी लीगल, कभी कभी लीगल, ऐसे होता रहता है। किसी एरिया में सपोज अल्कोहल पे बैन लग जाए, लीगल हो गया, लाइसेंस मिल गया, लीगल हो गया, तो उस टाइम पर जिस टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है उस टाइम लीगल है कि नहीं वो एरिया चेक कर लो बात कर। प्रॉफिट मोटिव,
तो 4 लोग मिलकर के आए हैं कि हम चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल रहे हैं जी, फ्री में दवाइयाँ देंगे, इलाज करेंगे गरीबों का, तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कर दो। हम बोलेंगे सर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लेकिन एनपीओ वाले में होगा, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं होगा। पार्टनरशिप एक्ट में उन्हीं लोगों का बिजनेस रजिस्टर्ड होता है जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट के लिए सेपरेट एक्ट बनाया हुआ है, वहां रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें चेक करें। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब कि ऑल एक्टिव पार्टनर्स, तो सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक ने एचआर डिपार्टमेंट संभाल रखा है, एक ने फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रखा है, एक ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल रखा है, इस तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल अलाउड है। ऑल एक्टिव पार्टनर सारे मिलकर कोई ना कोई काम कर रहे हैं। और एनी ऑफ देम, एनी का मतलब कुछ हो गया जी, सम एक्टिव एंड सम स्लीपिंग। स्लीपिंग पार्टनर पढ़ाया जाता है बिजनेस स्टडीज में, जो कोई एक्टिवली इंगेज नहीं करते एक्टिविटी में बिजनेस की, सिर्फ पैसा लगा करके सो जाते हैं, कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। सर जो सेलिब्रिटीज होती हैं उनको स्लीपिंग पार्टनर बनाया जाता है अपनी ब्रांड बनाने के लिए। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, इनको पार्टनर बनाया जाता है, इनको अच्छा खासा पैसे दिए जाते हैं कि सर आप हमारी पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाओ, हमसे इतने करोड़ रुपए ले लो, आप पार्टनर बन जाओ। हमारी कंपनी की वेबसाइट पे फ्रंट पेज पे जो वेबसाइट खुलेगी तो उसमें अमिताभ बच्चन की फोटो दिखेगी कि पार्टनर है हमारे फॉर्म, तो वैसे ही क्लाइंट आ जाएंगे, वैसे कस्टमर्स आ जाएंगे। होटल्स वगैरह बहुत लोग ऐसे करते हैं, होटल बिजनेस बहुत है, अमिताभ बच्चन कई होटल्स में पार्टनर है इस वजह से, तो पार्टनर बना लेते हैं सिर्फ ब्रांड नेम के लिए, कुछ करना नहीं होता उसको, स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं उसको। गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है एनी ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग काम करें, ये भी लीगली अलाउड है। क्योंकि पार्टनर हमसे पूछेगा ना कि सर मैं कुछ काम नहीं करूंगा, बस पैसे लगाऊंगा, पार्टनर बन सकता हूं? हम कहते हैं हाँ जी बन सकते हैं। एक्टिंग फॉर ऑल आर लायबल, लायबल सारे हैं सर, जिम्मेदार सारे हैं। अगर कोई लॉस हो गया, कोई लायबिलिटी आ गई, सारे पार्टनर को पे करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग स्लीपिंग। तो एक पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, घर की बैल बचती है, बैंक वाले कहते हैं 50 लाख रुपए लाओ, लोन लिया हुआ है आपने, वो कहता है जी मैंने तो कोई लोन नहीं लिया, कहते हैं आप पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो, उसने लोन ले रखा, वो कहेगा मुझे तो पता नहीं लोन कब लिया, मैं क्यों चुकाऊं, और उसको चुकाना पड़ेगा। हर एक पार्टनर लायबल है। एनी ऑफ देम, कुछ लोग काम कर रहे हैं उनमें से, लेकिन एक्ट कर रहे हैं सभी के बिहाफ पर, एक्टिंग फॉर ऑल। एक लॉ आता है लॉ ऑफ एजेंसी, उसमें क्या होता है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। प्रिंसिपल का मतलब जो काम करवा रहा है, एजेंट का मतलब जो काम कर रहा है। तो जो काम करवा रहा है उसकी जिम्मेदारी उसी की होती है। कोई एलआईसी कंपनी का कोई एजेंट है, उसने कोई पॉलिसी बेच दी और एलआईसी कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो केस एलआईसी कंपनी पर होगा, उस एजेंट पर नहीं होगा, वो तो कंपनी के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है। एक पार्टनर कोई लोन ले रहा है तो फर्म के बिहाफ पर ले रहा है, पूरी फर्म जिम्मेदार है, सारे पार्टनर जिम्मेदार है। इसमें अजीब लगता है कि सर उस बेचारे को तो पता ही नहीं लोन कब लिया, उससे क्यों 50 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, भाई प्रॉफिट में तो लेने आता है बहुत सा, तब तो नहीं बोलता मुझे क्या पता सेल कहाँ होगी। ठीक है, जो प्रॉफिट लेने आता है वो बिना कुछ काम करे, बिना किसी नॉलेज के, तो लायबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। स्लीपिंग पार्टनर सोच समझ के बनाया जाता है किसी फर्म के अंदर, ऐसे नहीं बनाया जाता। शार्क टैंक इंडिया में जो पैसा लगाते हैं, जो इक्विटी खरीदते हैं, वो सारे स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। हालांकि वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर टर्म ही नहीं है। और इसको मैं समझाने के लिए पार्टनरशिप फर्म की टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करूँ तो सारे जो शार्क टैंक के होते हैं ओनर्स, जो पैसा लगाते हैं, सपोज 50 लाख रुपए 10% इक्विटी के, तो वो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, क्योंकि पैसा लगाते हैं एक्टिवली इंगेज नहीं होते। 10% इक्विटी का मतलब अपने लाइफ टाइम तक जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 10% मिलेगा। इस पैसे का मतलब ये होता है, अगर मैं किसी कंपनी की 10% इक्विटी खरीद रहा हूँ, तो जब तक वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, जब तक बंद नहीं हो जाती, तब तक इतना ही प्रॉफिट होगा कंपनी में लाइफ टाइम तक, 10% मुझे मिलेगा। तो मैं इक्विटी का मतलब ये होता है, एक बार पैसे ले लेते हैं। और करते हैं साथ साथ डेफिनेशन कंप्लीट करी हमने पार्टनरशिप की, और चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।